नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आप सभी के साथ अंजलि सिंह। आप देख रहे हैं अमर उजाला दी बोनस का खास शो बीमा हो तो ऐसा। आमतौर पर नौकरी पेशा लोगों को डर होता है कि जॉब छोड़ते ही ग्रुप हेल्थ पॉलिसी भी खत्म हो जाएगी, लेकिन आपको ग्रुप हेल्थ पॉलिसी पोर्ट के बारे में पता है तो अब चिंता की कोई बात नहीं। दरअसल बीमा कंपनियां ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस को व्यक्तिगत पॉलिसी के रूप में पोर्ट की अनुमति देती हैं। बीमा नियामक IRDAI ने इसके लिए ग्राहकों को कई अधिकार भी दिए हैं। बस जरूरी है समय पर जानकारी और सही प्रक्रिया का पालन। आज के शो बीमा हो तो ऐसा में हम बताएंगे ग्रुप पॉलिसी को नई कंपनी में कैसे ट्रांसफर किया जा सकता है, इसका क्या फायदा है और किन बातों का ध्यान रखना आपको जरूरी है। तो देखिए, आज के शो में हम ये जानेंगे कि ग्रुप हेल्थ पॉलिसी पोर्ट करने की प्रक्रिया आखिरकार क्या है। आप ग्रुप हेल्थ पॉलिसी अगर पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो इसका पूरा प्रोसेस क्या रहेगा, इसके बारे में हम जानेंगे। हम ये भी जानेंगे कि कब करा सकते हैं ग्रुप पॉलिसी को पोर्ट, क्या ग्रुप पॉलिसी पोर्ट के फायदे और नुकसान हैं। देखिए, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि ग्रुप पॉलिसी को पोर्ट कराएं तो इसके बारे में आपको ये भी पता होना चाहिए कि फायदे और नुकसान आखिरकार इसके क्या हैं। पॉलिसी पोर्ट में वेटिंग पीरियड के नियम आखिरकार क्या हैं, क्या कहता है ये नियम, ये भी आपको बताएंगे। वहीं ग्रुप पॉलिसी पोर्टिंग के समय किन बातों का ध्यान आपको रखना जरूरी है। तो इन्हीं सब मुद्दों के बारे में विस्तार से हम चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं मुंबई के धीरेन्द्र कुमार की कहानी, जिन्होंने पोर्टेबिलिटी के नियमों का सही उपयोग किया और नौकरी बदलने के बाद भी बीमा पॉलिसी के फायदे हासिल किए। धीरेन्द्र कुमार मुंबई की एक कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते थे। उनकी कंपनी ने उन्हें ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी भी दी थी। नौकरी बदलने पर नई कंपनी में शामिल होने से पहले उनका बीमा कवरेज खत्म हो जाता। ऐसे में धीरेन्द्र ने अपनी पॉलिसी को पोर्ट करने का निर्णय लिया। उन्होंने समय रहते नई बीमा कंपनी को सूचित किया और बिना किसी वेटिंग पीरियड के अपनी बीमा पॉलिसी जारी रखी। इस प्रक्रिया ने उन्हें लगातार मेडिकल सुरक्षा का भरोसा दिया। ये केस बताता है कि समय पर कदम उठाकर ग्राहक अपने कवरेज को आसानी से बनाए रख सकते हैं। तो देखिए, आपने देखा कि किस तरीके से सही समय पर पॉलिसी पोर्ट कराना और सही तरीके से इसे कराना ये आपके लिए लाभदायक हो सकता है। और आज हमारे साथ इन्हीं सब मुद्दों के बारे में बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए जुड़ रहे हैं पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस के को-फाउंडर और चीफ बिजनेस ऑफिसर तरुण माथुर जी। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। तो अब मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि तरुण जी बीमा रणनीति के क्षेत्र में विशेषज्ञ हैं और ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी को पर्सनल पॉलिसी में कैसे पोर्ट किया जा सकता है ये आपको बताएंगे और इसमें किन बातों का ध्यान रखना भी जरूरी है। सर, शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की। आमतौर पर लोगों को ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी पोर्ट के बारे में जानकारी नहीं होती है और अब लोगों को ये जानना भी चाहिए कि ये पॉलिसी पोर्ट अगर होती है तो इसमें क्या ध्यान रखना चाहिए, कर्मचारियों को कौन कौन से फायदे इससे हो सकते हैं। देखिए, ये तो अब काफ़ी अच्छी बात है हमारे देश में कि अब ज़्यादातर कंपनियां अपने एम्प्लॉयज़ के लिए एक ग्रुप हेल्थ प्लान लेती हैं, पर अभी भी इसका इतना लोगों को पता नहीं है इसके बारे में कि इसमें क्या कवरेजेस होती हैं। पर जब कोई नौकरी छोड़ता है, चाहे वो रिटायरमेंट के लिए हो, चाहे दूसरी कंपनी के लिए हो, चाहे अपना बिजनेस शुरू करने के लिए हो, तब वो ये उसको समझ में नहीं आता कि वो कितना इंपॉर्टेंट है कि वो जो कवरेजेस हैं उसको आगे कैरी ऑन करें, क्योंकि अभी भी अपना निजी प्लान लेने में लोग अभी भी उतने आगे नहीं आए हैं और उनको लेना चाहिए, क्योंकि आपको एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिलता है अगर आप अपनी ऑफिस की इंश्योरेंस को अपने निजी प्लान में बदलें। IRDAI ये कहता है कि अगर आप अपनी एग्जिस्टिंग पॉलिसी या जो एग्जिस्टिंग कंपनी की पॉलिसी है उसको अगर पर्सनल प्लान में जाएंगे तो कोई भी वेटिंग पीरियड होगा जो नए प्लान में आपको लेना पड़े वो आपका हट जाएगा अगर वो आपकी कॉर्पोरेट प्लान में आपने ऑलरेडी टाइम स्पेंड किया है। तो मैं इसका उदाहरण देता हूँ। सपोज आपकी जो नया प्लान लेते हैं उसी कंपनी से, उसमें है कि अगर आपकी कोई प्री एग्जिस्टिंग डिजीज है, कोई कंडीशन है, तो वो 3 साल तक कवर नहीं होगी। पर आप अगर 3 साल उस कंपनी के साथ काम कर चुके हैं जिससे आप पोर्ट करा रहे हैं, तो आपके नए प्लान में वो एग्जेम्पशन मिल जाएगा कि आपको प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए कवर मिलेगा पहले दिन से। ये बहुत जरूरी है क्योंकि आजकल जब भी आप नया प्लान लेने जाते हैं
तो ये वेटिंग पीरियड है, उसमें हमें कोई भी बीमारी होगी तो उसके आपको पैसे नहीं मिलेंगे, जबकि आप वो बीमारी ऑलरेडी उसके लिए कहीं पे आपको कवरेज मिली हुई है। तो मेरे ख्याल से ये जानना बहुत जरूरी है कि आपको ये एडवांटेज मिलता है। बिल्कुल सर, पोर्टेबिलिटी को इस तरीके से क्या हम समझ सकते हैं आसान भाषा में कि ग्रुप पॉलिसी अगर किसी के पास है, हेल्थ पॉलिसी, और उसे अगर पोर्ट करवानी हो पॉलिसी इंडिविजुअली, तो वो आसानी से इसे पोर्ट करा सकता है, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह वो जा सकता है। आपने बिल्कुल सही बोला है। आप उसी पॉलिसी को जैसी आपकी चल रही है उसी हिसाब से और उसी वेटिंग पीरियड से और उन्हीं कंडीशंस के साथ एक नई पॉलिसी ले सकते हैं, जिसके लिए बस फर्क ये होगा कि अभी तक आपकी कंपनी उसका प्रीमियम भरती हुई, अब आप प्रीमियम करेंगे, लेकिन आपका जो कवर है वो बरकरार रहेगा। बिल्कुल सर, अगर कोई एम्प्लॉय है अपनी ग्रुप पॉलिसी को पोर्ट कराने का, क्या उसे अधिकार है या इसके लिए कुछ विशेष शर्तें उसके लिए होती हैं? ये भी हमारे दर्शकों को ज़रा बताइए, जो कि कई बार मन में डाउट तो होता है कि चलो ठीक है, हमने ग्रुप पॉलिसी जो है किसी कंपनी से हमने ले ली और बाद में हम उसे पोर्ट करवाना चाहते हैं, तो क्या उसके पास विशेष अधिकार होते हैं? देखिए, शर्तें बहुत कम हैं, लेकिन एक प्रोसीजर तो है। जब आप अपनी कंपनी छोड़ने का सोचते हैं, पहली बात आपको ये अपनी इंश्योरेंस कंपनी जिसके साथ आपका आज ग्रुप प्लान चल रहा हो, उसी से आप एक रिटेल प्लान खरीद सकते हैं। IRDA ने ये अलाउंस दे रखा है। आपको टाइम पे इन्फॉर्म करना है। इसका मतलब ये है कि अगर आप नियम अनुसार चलेंगे तो आपको आपकी एम्प्लॉयमेंट खत्म होने से पहले ही आपकी नई जो आपका नया प्लान है उसको इन्फॉर्म करना पड़ेगा उस कंपनी को कि मैं ये कंटिन्यूटी बेनिफिट लेना चाहता हूं या चाहती हूं। इसमें सबसे जरूरी है कि आपकी जो डॉक्यूमेंटेशन है वो कौन सी लगेगी, वो बहुत मिनिमल है, लेकिन वो करना जरूरी है। तो अगर मैं शर्तें देखूं तो आप सिर्फ 2 शर्तों को दिमाग में रखिए। एक, कि जिस कंपनी से आज आपका प्लान चल रहा है वही आपको एक रिटेल प्लान में कंटिन्यूटी दे पाएगा, और दूसरा, कंपनी छोड़ने से पहले, आपके लास्ट वर्किंग डे से पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा अपनी कंपनी को कि मैं ये बेनिफिट आगे कंटिन्यू करना चाहता हूं। बिल्कुल, यानी कि अगर एक मंथ का नोटिस पीरियड होता है या फिर अगर 2 मंथ का नोटिस पीरियड होता है, तो तभी आप जो हैं वो ये जानकारी दे दीजिए पोर्ट करने की, मैं जो पॉलिसी है उसे पोर्ट कराना चाहता हूँ। बिल्कुल, बहुत आसान है। जब आपने कंपनी में रेजिग्नेशन दिया तभी आप यहाँ पे भी इन्फॉर्म कर दीजिए कि हमारे पास है। जैसे अगर आप पॉलिसी बाजार से कोई कंपनी लेती है तो जैसे ही रेजिग्नेशन की ईमेल आती है वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर हो जाता है नई कंपनी के पास कि ये पोर्टेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल है, तो प्लीज इसको आप इसका रिटेल प्लान में मूवमेंट करा दीजिए। बिल्कुल सर, आपने डॉक्यूमेंटेशन बोला, कौन कौन से डॉक्यूमेंट उस दौरान चाहिए होते हैं, और साथ ही मेडिकल टेस्ट क्या फिर से दोबारा से देना पड़ता है इसके लिए? नहीं, इसके लिए जो डॉक्यूमेंटेशन है वो बहुत सिंपल है। एक जो कंपनी है उसे क्या चाहिए, उसे चाहिए TPA से कि पिछले जो भी एक्सपीरियंस है वो कितना है, 3 साल का, 2 साल का, उसमें क्या क्लेम एक्सपीरियंस है, वो आपको इंश्योरेंस कंपनी को फिर से शेयर करना पड़ता है। वो TPA की तरफ से आता है। दूसरा, HR से एक ईमेल चाहिए होती है कि ये लास्ट वर्किंग डे है और ये आपकी डिटेल्स हैं, और वो भी इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएंगी। इसके अलावा आपको एक प्रपोजल फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आप अपनी सारी डिटेल्स फिर से इंश्योरेंस कंपनी को देंगे, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी के पास बहुत कम डिटेल होती है जब एक ग्रुप प्लान लिया जाता है, लेकिन उससे ज्यादा डिटेल चाहिए होती है जब अपने निजी प्लान लेते हैं। और चौथा है, आपका KYC फिर से किया जाएगा, क्योंकि वो मैंडेटरी है किसी भी पॉलिसी को आज इंडिया में इंश्योरेंस लेने के लिए जरूरी है। इन चारों चीजों के अलावा आपको कुछ नहीं चाहिए होता है। कुछ कंडीशंस में हो सकता है कि इंश्योरेंस कंपनी आपसे मेडिकल रिपोर्ट मांगे, लेकिन उसका आपको पॉलिसी मिलने या नहीं मिलने पे कोई रिलेशन नहीं है, क्योंकि पोर्टेबिलिटी IRDA ने देना मैंडेटरी कर दिया है। तो उसमें कुछ स्पेशल कंडीशन लग सकती हैं, और तो ऐसा बहुत ही कम होता है। पर मैं कहूँगा 99.9% में ऐसा कुछ नहीं मिलेगा आपको कि आपको मेडिकल रिपोर्ट देना पड़े। बिल्कुल, यानी कि ईमेल की ज़रूरत आपको पड़ती है, इसके अलावा KYC आपको करवानी पड़ सकती है, वहीं लास्ट वर्किंग डे भी आपको चाहिए होता है, ये आपको बताना पड़ता है। ये कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं और इन बातों का भी ध्यान आपको रखना चाहिए। सर, क्या पुरानी पॉलिसी के वेटिंग पीरियड या प्री एग्जिस्टिंग डिजीज़ इसमें कवर होती है, और क्या ये भी ट्रांसफ़र हो जाती हैं? देखिए, आपको कुछ भी कवरेज है या नहीं है उस पर यह भी देखना पड़ेगा कि जो आपको नया प्लान मिल रहा है उसके कुछ फीचर और बेनिफिट होते हैं जो फाइल होते हैं। आप इसमें उदाहरण लेता हूं, अगर आपकी जो ऑफिस की पॉलिसी है वो 2 लाख रुपए तक का कवर देती है आपको, जब आप नया प्लान लेते हैं हो सकता है आप 5 लाख रुपए कवर मांगे। अब इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज जो है, सपोज आप 3 साल से काम कर रहे थे और इसमें प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का कवर आपको चाहिए, तो 2 लाख रुपए तक तो आपको वो कवर पहले दिन से मिल जाएगा, लेकिन उसको 5 लाख पहुंचने में और 3 साल लगेंगे। तो जो बेनिफिट्स आज हैं
वही बेनिफिट्स कैरी फॉरवर्ड करते हैं। कोई अगर आपको उसमें नया बेनिफिट मिलता है या ज्यादा आपको सम इंश्योर्ड बनाना होता है, तो उस पे जो भी नई पॉलिसी की कंडीशंस और बेनिफिट, जैसे अगर आप नया प्लान ले रहे हो वैसे ही एप्लीकेबल होंगे। सर एक और सवाल है मेरा कि मान लीजिए अगर किसी कंपनी में सिर्फ नौकरी करते हुए 2 या 3 महीने हुए हैं और उस दौरान वहाँ पर हेल्थ पॉलिसी जो है वो ग्रुप पॉलिसी जो है वो ले रखी है, अब ऐसे में उसे पोर्ट कराना चाहते हैं, तो क्या स्टार्टिंग में ही इसे पोर्ट करा दें? कंपनी को इससे किसी तरीके का कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा? नहीं, कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं होगा, पर उसमें कोई फायदा भी नहीं होगा, क्योंकि क्या है कि अगर आप देखेंगे उसके अंदर आपको कोई वेटिंग पीरियड तो मिलता नहीं है। क्योंकि सबसे बड़ा एडवांटेज देखिए पोर्टेबिलिटी का है कि आपका वेटिंग पीरियड एग्जेम्प्ट हो जाता है, और कोई ऐसा एडवांटेज उसका है नहीं। तो वो आपको मिल जाएगा, प्लान तो मिल जाएगा, लेकिन उसमें सारी पीईडी के जो वेटिंग पीरियड होंगे वो एप्लीकेबल हो जाएंगे। तो लीगली इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसमें कोई एडवांटेज भी नहीं है। सर कितना टाइम ड्यूरेशन फिर नौकरी करते हुए हो जाना चाहिए तब इसे पोर्ट करा सकते हैं? अगर आपकी ग्रुप हेल्थ इंश्योरेंस एक्टिवेट हो गई है आपकी कंपनी से, तो फिर आप पोर्टेबिलिटी के लिए एप्लीकेबल हो जाते हैं। ओके, ठीक है सर, लौटूंगी मैं आपके पास। और देखिए अलग अलग प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं, उनमें से कुछ सवालों को हम शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले ये जान लेते हैं कि आप अपना सवाल कैसे पूछ सकते हैं। देखिए बहुत ही आसान सा तरीका है, आपको अपना सवाल कैसे पूछना है वो जान लीजिए। आपको INSU लिखना है, व्हाट्सएप पर जाना है और उसके बाद फिर 9354027995 इस पर आपको व्हाट्सएप कर देना है अपना सवाल लिखकर। वहीं आप YouTube के जरिए, फेसबुक के जरिए, एक्स हैंडल के जरिए भी अपना सवाल पूछ सकते हैं। आपके सवालों को हम अपने इस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। कुछ दर्शकों के सवाल भी आ गए हैं, सवालों को हम शामिल करते हैं। गुरुग्राम से राजेश हैं, वो पूछ रहे हैं कि मैंने बिना नोटिस के पिछले हफ्ते नौकरी छोड़ दी है, क्या मैं अपनी पुरानी कंपनी की पॉलिसी को अब भी पोर्ट कर सकता हूं? सर नहीं, अगर आपने वक्त पे इन्फॉर्म नहीं किया और आपका लास्ट वर्किंग डे हो चुका है, तो अब आप पोर्टेबिलिटी के लिए आप नहीं कर सकते। आप एक फ्रेश एप्लीकेशन दे सकते हैं नॉर्मल रिटेल प्लान के अंदर, उसी प्लान के लिए, लेकिन आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि आपकी पॉलिसी लैप्स कर चुकी है। बिल्कुल, यानी कि ये बताना ज़रूरी है लास्ट वर्किंग डे आपका कब था, और ये आपको ये भी इसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो देनी चाहिए। पुणे से नेहा दुग्गल हैं सर, वो पूछ रही हैं कि पोर्टिंग करते समय मुझे कौन से मेडिकल डॉक्यूमेंट्स देने होंगे? पोर्टिंग करने के दौरान आपको कोई मेडिकल डॉक्यूमेंट्स नहीं देने हैं। आपको टीपीए से आपकी क्लेम्स का जो भी एक्सपीरियंस है, अगर नहीं है तो उसमें एक ईमेल चाहिए होती है, या फिर आप अगर कोई उसके अलावा कोई ट्रीटमेंट है तो वो बताना चाहिए आगे से चल के। लेकिन क्योंकि जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरेंगे, जब आप प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, तो उसके अंदर वो आपसे सारे सवाल पूछ ही लेगा। तो वो प्रपोजल फॉर्म में कोई भी मेडिकल कंडीशन है, कोई आपका सर्जरी हुई है, वो सब आप आगे बढ़ के डिस्क्लोज करेंगे। बाकी जो इंफॉर्मेशन है वो सारी टीपीएस से आपकी क्लेम्स की आ जाएगी। बिल्कुल सर, एक और सवाल को हम शामिल करेंगे। भोपाल से हैं, अजय दीक्षित हैं, उनका पूछना है कि क्या पोर्ट करने से मेरी सम एश्योर्ड राशि वही रहेगी या मैं इसे बढ़वा भी सकता हूं? जैसे मैंने समझाया पहले, आप अपना सम इंश्योर्ड बढ़ा सकते हैं। आप इसको 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। अगर आपका कंपनी का कवर सपोज करते हैं 5 लाख रुपए का है, पर आप चाहते हैं कि जब आप पोर्ट कर रहे हैं तो ये 10 लाख हो जाए, तो वो 10 लाख बिल्कुल हो जाएगा। लेकिन जो कंटिन्यूटी बेनिफिट है, जो आपकी प्री एग्जिस्टिंग थी, वो 5 लाख रुपए पे ही मिलेगी। तो अब इसका एक और उदाहरण लेते हैं कि सपोज अब जब अपनी नई पॉलिसी ले ली, वो 10 लाख की पॉलिसी है, जिसमें आपका पहले 5 लाख था। अगर कोई क्लेम आता है और वो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए और वो 6 लाख का क्लेम आता है, तो आपको सिर्फ 5 लाख तक कवर होगा। जो छठा लाख है, 1 लाख रुपए आपको अपनी पॉकेट देना पड़ेगा। पर अगर 5 लाख के अंदर क्लेम आएगा तो प्री एग्जिस्टिंग डिजीज का, तो वो भी कवर होगा। तो सिर्फ जो एनहांसमेंट है उसमें प्री एग्जिस्टिंग फिर से लग जाएगा, वेटिंग पीरियड लग जाएगा, लेकिन जो पहला 5 लाख है उस पर नहीं लगेगा। सर एक और चीज़ मैं यहाँ पर आपसे समझना चाहूँगी। आपने बताया कि 5 लाख जो है मान लीजिए आपका कवर है और उसे आप बढ़वाना चाहते हैं, 10 लाख का आप करवाना चाहते हैं, लेकिन वो जो कवरेज आपको मिलेगा किसी डिजीज़ का वो 5 लाख तक ही मिलेगा। अब ऐसे में वो 5 लाख का जो फ़ायदा है, यानी कि जो बढ़वाया है हमने कवर, उससे क्या किसी तरीके का फ़ायदा हमें होगा? बिल्कुल, जो मैंने आपको 5 लाख का कवर समझाया है जिसमें आपको पैसे मिलेंगे, वो सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग डिजीज के लिए। सपोज आपको कोई ऐसी बीमारी होती है, कोई एक्सीडेंट होता है जिसमें आपके 6-7 लाख रुपए खर्च होंगे, तो आपको पूरे 7 लाख रुपए वापस मिलेंगे। सिर्फ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन का जो कवर आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट मिला था वो 5 लाख तक का है। बाकी जितने उस पॉलिसी में बेनिफिट्स हैं जिनमें वेटिंग पीरियड नहीं है, वो आपको 10 लाख रुपए तक का ही मिलेगा डे 1 से। बिल्कुल
ठीक है सर, चर्चा को हम आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं अपने सहयोगी अभिषेक गुप्ता के पास जाना चाहूंगी, जो ये बता रहे हैं कि बीमा पॉलिसी के साथ कौन से ज़रूरी एड ऑन्स लिए जा सकते हैं। थैंक यू अंजलि। हेल्थ इंश्योरेंस लेना यहाँ पर बेहद ज़रूरी हो जाता है, लेकिन कभी कभी जो कवरेज होता है वो पूरी तरह से उसमें नाकाफ़ी होता है। असल में आपको ऐसे में एड ऑन्स लेना यहाँ पर बहुत ज़रूरी है, जिससे कि आपका जो कवरेज है वो बढ़ जाए, एडिशनल हेल्थ सुरक्षा वो यहाँ पर आपको मिल जाए। तो कैसे कौन कौन से एड ऑन्स हैं जो कि आप ले सकते हैं, चलिए एक एक करके यहाँ पर आपको हम समझाते हैं। तो यहाँ पर नंबर 1 पर है टॉपअप। यहाँ पर आपको बेस हेल्थ पॉलिसी के ऊपर जो एडिशनल सुरक्षा होती है उसका कवच मिलता है। यानी कि मान लीजिए कि आपने जो बेस जो पॉलिसी कवर का है वो आपका 5 लाख रुपए का है, तो अगर आप टॉपअप करवाते हैं तो फिर वो आपका जो कवरेज होगा, जो अमाउंट होगा वो एक तरह से यहाँ पर बढ़ जाएगा। तो एक तरह से यहाँ पर एडिशनल सुरक्षा जो होगी वो आपको यहाँ पर मिल जाएगी। उसके बाद है सुपर टॉपअप। यहाँ पूरे साल में होने वाले सभी मेडिकल खर्चों को जोड़कर कवरेज मिलता है। यानी कि एक तरह से यहाँ पर जितने भी आप मेडिकल खर्चे करवाएंगे पूरे साल के दरमियान, यहाँ पर सुपर टॉपअप अगर आप करवाते हैं तो वो यहाँ पर एक तरह से कवर हो जाएंगे। उसके बाद क्रिटिकल इलनेस की अगर हम लोग बात करें तो गंभीर बीमारी का पता चलने पर एक मुश्त राशि दी जाती है। मान लीजिए कि अगर यहाँ पर डॉक्टर ने किडनी फेलियर का यहाँ पर अगर डायग्नोज किया है, तो यहाँ पर एक तरह से, और आपने अगर क्रिटिकल इलनेस ले रखा है 10 लाख रुपए का, तो डायग्नोज होने के बाद जो कंपनी होगी वो पूरा 10 लाख रुपए आपको एक तरह से दे देगी। उसके बाद आप इलाज करवाइए या फिर अपने जो खर्चे हैं वो चलाइए, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद है हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। यहाँ पर अस्पताल में भर्ती होने के हर दिन एक निश्चित राशि का भुगतान किया जाता है। यानी कि अगर आप एक तरह से अस्पताल में यहाँ पर भर्ती हो गए हैं तो कंपनी यहाँ पर, अगर आप ये हॉस्पिटल कैश बेनिफिट अगर लेते हैं तो कंपनी यहाँ पर आपको डेली बेसिस पर एक निश्चित राशि देती है। 2,000 रुपए 3,000 रुपए पर डे के लिहाज से वो हो सकती है। उससे आप अपने डेली खर्चे चला सकते हैं। वो डेली अलाउंस के तौर पर भी आपको यहाँ पर दिए जाते हैं। मैटरनिटी कवर, डिलीवरी से जुड़े खर्चों के लिए कवरेज यहाँ पर मिलता है। कई सारी इंश्योरेंस कंपनी होती हैं जो कि एक तरह से जो मैटरनिटी जो कवर होता है वो नहीं करती हैं असल में। और ऐसी कंडीशन में अगर आप मैटरनिटी कवर यहाँ पर लेते हैं तो डिलीवरी से जुड़े जितने भी खर्च होते हैं वो यहाँ पर एक तरह से यहाँ पर कवर हो जाएंगे। और उसके बाद लास्ट में है ओपीडी कवर। डॉक्टर से परामर्श करते हैं, कंसल्टेशन करते हैं तो वो यहाँ पर कवर हो जाएगा। डायग्नोस्टिक टेस्ट अगर अलग अलग आपको करवाने होंगे तो वो यहाँ पर एक तरह से कवर हो सकते हैं। और उसके बाद ओपीडी से जुड़े जितने भी खर्च होंगे वो यहाँ पर, अगर ओपीडी कवर का आप एड ऑन लेते हैं तो वो भी यहाँ पर कवर हो सकता है। तो ये हैं कम से कम 4-5 ऐसे एड ऑन्स जो कि आप कंसिडर कर सकते हैं हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त। ओवर टू यू अंजलि। बहुत शुक्रिया अभिषेक, आपने बहुत ही विस्तार पूर्वक ये बता दिया कौन कौन से एड ऑन्स पॉलिसी लेते टाइम जो हैं आप उसमें ऐड करवा सकते हैं, कौन से एड ऑन्स आप ले सकते हैं। सर के पास दोबारा से लौटते हैं। सर, अभिषेक ने जिन एड ऑन्स का जिक्र किया है, आपके अकॉर्डिंग कौन से एड ऑन्स लेने चाहिए, कौन से एड ऑन्स सबसे ज्यादा बेस्ट है? देखिए, मेरे हिसाब से जितने एड ऑन उन्होंने मेंशन किए हैं, अगर अपनी हेल्थ के लिए आप खर्चा करना चाहते हैं, मुझे लगता है आपको करना चाहिए और सारे लेने चाहिए। लेकिन अगर आप में से टॉप 2 या 3 पूछें तो देखिए, आप सुपर टॉपअप पक्का लीजिए। क्रिटिकल इलनेस बहुत ज़रूरी है, आप लीजिए। और सुपर टॉपअप एक ही है, पर सुपर टॉपअप लेना ज़्यादा बेनिफिशियल है। और क्रिटिकल इलनेस है, ये 2 कवर तो आपको हमेशा लेनी चाहिए। देखिए, मैटरनिटी कवर आप बिल्कुल कवर करिए। अगर आपकी उम्र है, आपके पास है 3-4 साल, तो ऑब्वियसली आप अपना प्रीमियम भरिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। लेकिन जो क्रिटिकल इलनेस है वो बहुत ज़रूरी है। क्यों? क्योंकि अब आपने कोई सम इंश्योर्ड लिया है, तकरीबन 10 लाख रुपए का भी है सुपर टॉपअप के बावजूद, कोई भी प्रॉब्लम होती है तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम सिर्फ क्रिटिकल इलनेस से आती है। क्योंकि अगर खर्चा 1 करोड़ तक का जाएगा तो वो शायद किसी क्रिटिकल इलनेस की वजह से ही जाएगा। बिल्कुल। तो ये कवर बहुत सस्ता आता है। अगर आप 1 करोड़ रुपए का प्लान लें वर्सेस आप सिर्फ क्रिटिकल इलनेस 1 करोड़ का लें, उसमें बहुत फर्क आता है। तो अगर आपने सिर्फ 10 लाख का प्लान लिया है तो इस कवर से आपके जो मेजर इलनेसेस हैं, जैसे कैंसर हो गया, स्ट्रोक हो गया, कोई भी हार्ट डिजीज हो गई, तो वो सब कुछ इस 1 करोड़ रुपए में कवर हो जाएगा बहुत छोटे प्रीमियम से। तो मेरे टॉप 2 तो क्रिटिकल इलनेस और सुपर टॉपअप ही रहेंगे। बिल्कुल, यानी कि सुपर टॉपअप और क्रिटिकल इलनेस जो है वो आप ये एड ऑन ऐड कर सकते हैं। सर, मैटरनिटी कवर जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि काफ़ी ऐसे महिलाएं होती हैं उनको इसके बारे में काफ़ी कन्फ्यूजन रहता है। क्योंकि कुछ कंपनीज ये दावा करती हैं कि मैटरनिटी कवर्स अगर आपने लिया तो उस दौरान सारे खर्चे जो हैं वो आपके उठाए जाएंगे। क्या ऐसा है या फिर कुछ खर्चे ही इसमें सिर्फ उठाए जाते हैं कंपनी की ओर से पॉलिसी के दौरान? देखिए, ये आपके तो खर्चों पे कोई लिमिट नहीं है। खर्चे कितना खर्चा है उस पे लिमिट होती है। ज्यादातर कंपनीज के जो प्लान्स हैं वो 25 से 35,000 रुपए तक का, डिपेंडिंग कि वो एक नेचुरल बर्थ है या सिजेरियन है, वो कवर करता है। जितना आपका हॉस्पिटल बिल आएगा उसके अंदर ज्यादातर चीजें कवर्ड होती हैं, पर ये लिमिट होती है। तो आप अगर जैसे नॉर्मल डिलीवरी है और आपके प्लान में 25,000 तक कवर है, तो 25,000 से ऊपर कितना भी खर्चा वो कवर नहीं होगा।
काफी लोग क्या करते हैं अपने बिल्स में अटेंडेंट चार्जेस और थोड़े थोड़े कवरेज जो नहीं होती हैं बहुत बहुत छोटी चीजों के लिए, जैसे आप देखिए ग्लव्स हो गए सर्जरी में, या फिर जो छोटी चीजें उनको शायद कवर नहीं करते, पर ज्यादातर चीजें मेरे हिसाब से कवर होती हैं। उसमें कोई एक्सक्लूजन बहुत कम है। बिल्कुल। और टाइम ड्यूरेशन क्या है सर इसको लेने की, और कितने टाइम तक इसका जो कवरेज है वो मिल सकता है, इसको रिडीम कर सकते हैं? देखिए वो प्लान टू प्लान डिपेंड करता है कि कब वो एप्लीकेबल होता है। कुछ प्लान में वेटिंग पीरियड होता है कि आपका मैटरनिटी 3 से 5 साल के बाद ही मिलेगा आपको, वो पहला टाइम स्पैन आपको देखना पड़ता है। दूसरा, आपको इसलिए अप्लाई कब करना है, देखिए ज्यादातर कैशलेस ही हो जाता है आजकल। तो आप जिस भी हॉस्पिटल जा रहे हैं उसमें जैसे आप नॉर्मल ट्रीटमेंट लेते हैं वैसे ही आप मैटरनिटी कवर आपके प्लान में कवर्ड है तो वो टीपीए के थ्रू आपको पैसे कैशलेस पे हो जाएंगे। अगर आप रीइंबर्समेंट के लिए जाते हैं तो उसमें आपको 30 दिन के अंदर इन्फॉर्म करना होता है कंपनियों की मैं ये क्लेम लेने वाला हूँ, लेने वाली हूँ, और उसके बाद सारे डॉक्यूमेंट जैसे ही आएंगे वो रिइंबर्समेंट आपको मिल जाएगा। बिल्कुल। सर अगर किसी ने ग्रुप पॉलिसी ले रखी है और उसे इंडिविजुअल पॉलिसी में अगर कोई कन्वर्ट करवाता है, पोर्ट करवाता है, तो क्या प्रीमियम की राशि ऑटोमेटिक बढ़ जाती है सर? ऐसा कुछ नहीं है, वो नए प्लान पे डिपेंड करता है। देखिए जो भी आपका प्रीमियम, अगर आपने अगर प्लान बिना उसको पोर्ट किए लिया होता, जितना प्रीमियम तब बैठेगा तब वो पोर्ट कराने में उतना लगेगा। पोर्टिंग का फायदा सिर्फ कंटिन्यूटी बेनिफिट्स के लिए है या वेटिंग पीरियड्स की एग्जेम्पशन के लिए है। उसका प्रीमियम पे कोई असर नहीं होता, ना कम होता है ना ज्यादा होता है। जितना जो नए प्लान में जा रहे हैं उसका प्रीमियम है वही चार्ज होता है। बिल्कुल सर। लेकिन क्या अब ऐसे में पोर्टिंग के दौरान हेल्थ कवर में कोई गैप आने का खतरा होता है? देखिए हेल्थ कवर में कोई गैप नहीं आएगा, क्योंकि जिस दिन आपका लास्ट वर्किंग, अगर आपने सही टाइम पे इन्फॉर्म कर दिया, चाहे वो अगर पॉलिसी इशू करने में टाइम भी लगे तो भी आपको बिल्कुल उसके अगले दिन से आपका कवर जारी हो जाएगा, क्योंकि आपने पोर्ट किया है पॉलिसी। तो जिस दिन आपका पहला कवर खत्म हुआ उसके अगले दिन से आपका नया कवर चालू हो जाएगा। गैप में आपको इंश्योरेंस ना तो मिलेगी ना वो, अगर आपने सही टाइम पे लिया है तो गैप आएगा नहीं। बहुत सिंपल है ये। बिल्कुल सर। एक और कंफ्यूजन काफ़ी लोगों को होता है कि मान लीजिए कोई ग्राहक है, अपनी पॉलिसी को अगर वो पोर्ट करवाना चाहता है तो क्या सिर्फ उसी कंपनी में वो पोर्ट करा सकता है जो पहले से पैनल में है, या कोई दूसरी भी ऑप्शन में वो रख सकता है? पोर्टिंग का बेनिफिट आपको सिर्फ उसी कंपनी से मिलेगा, पैनल नहीं, उसी कंपनी से मिलेगा जिसका आपका ग्रुप हेल्थ कवर है आज। आप किसी और में उसका कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं ले सकते। बिल्कुल सर। मैं चाहूँगी इसे थोड़ा सा विस्तार से आप बताइएगा, समझाइएगा, क्योंकि काफ़ी लोगों के मन में कन्फ्यूजन भी रहता है कि ठीक है कंपनी ने हमें किसी एक ग्रुप पॉलिसी में जोड़ दिया, आप चाहते हैं कि उसे पोर्ट करा के हम दूसरी में चले जाएं। ठीक है, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे आप आज कंपनी में काम कर रहे हैं और आपकी कंपनी का जो हेल्थ प्लान है वो इंश्योरर ए ने दे रखा है, बिना नाम लिए बोल रहा हूँ, इंश्योरेंस कंपनी का नाम ए है, उससे आपकी कंपनी ने दिला रखा है। जब आप कंपनी छोड़ रहे हैं तो आपका एचआर और आप जो प्रपोजल फॉर्म और जो ईमेल भेजेंगे वो उसी कंपनी को भेजेंगे, कंपनी ए को ही भेजेंगे। आपको उसी इंश्योरेंस कंपनी ए का जो रिटेल प्लान है उसके अंदर आपको पोर्टेबिलिटी मिलती है। आप किसी और कंपनी बी या सी या डी में ये कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं ले सकते हैं जो आपको फायदा मिलता है। तो सिर्फ जिस कंपनी से आपकी कंपनी ने खरीदा है प्लान, वो इंश्योरेंस कंपनी ही आपको एक पोर्टेबिलिटी का बेनिफिट दे पाएगी, आपके ग्रुप प्लान को रिटेल में बदल पाएगी। और सर इन केस अगर ए में वो नहीं जाना चाहते हैं, उन्हें अब लग रहा है कि उन्हें ये जो कंपनी है वो ठीक नहीं है, मुझे दूसरी में जाना है, तो तब उनके पास क्या ऑप्शन है? क्या उन्हें फ्रेश से स्टार्ट करना पड़ेगा? हाँ, तो देखिए मैं वही कह रहा हूँ कि अगर आपको नया प्लान लेना होगा, किसी और कंपनी से लेना है, इंश्योरेंस कंपनी बी से लेना है, तो आप उनके रिटेल प्लान के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसमें आपको कंटिन्यूटी बेनिफिट नहीं मिलेगा, लेकिन आप उसमें भी प्रपोजल फॉर्म भरेंगे, आप उसमें भी आपका पूरा प्रोसेस होगा जहां पे आप केवाईसी देंगे। उस केस में ये भी होगा कि आपको शायद टेलीमेडिकल्स या फिजिकल मेडिकल करने होंगे, वो कंपनी के अंडरराइटिंग पे डिपेंड करता है। पर आपकी जो कंपनी ने आज जिस कंपनी में आप काम कर रहे थे या जो आप छोड़ने वाले हैं या छोड़ चुके हैं, उसका जो भी बेनिफिट था वो आपको इंश्योरेंस कंपनी बी से नहीं मिलेगा। बिल्कुल, यानी कि सेम अगर आप ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे पोर्ट करवानी है तो सेम कंपनी में ही आप जो है वो अपनी पॉलिसी को पोर्ट करा सकते हैं। सर कुछ सवाल हैं हमारे दर्शकों के, वो आ गए हैं, सवाल हम ले लेते हैं। जयपुर से सर मनीषा कुकरेजा हैं, वो पूछ रही हैं कि नई कंपनी ने पोर्ट रिक्वेस्ट रिजेक्ट कर दी है, क्या मैं दोबारा आवेदन कर सकती हूँ? बिल्कुल, इसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके रिजेक्ट क्यों हुआ है। कोई तो आपके पास रीजन दिया गया होगा कि एक रीजन के लिए। अगर आपने टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया था तो आप
कंपनी को तो कभी भी अप्रोच कर सकते हैं, उसमें तो कोई रुकावट नहीं है। लेकिन अगर आपने टाइम पे इन्फॉर्म नहीं किया था तो कंपनी बाय लॉ आपको वो पॉलिसी कंटिन्यूटी बेनिफिट में नहीं दे सकती है। आप एक फ्रेश एप्लीकेशन फिर भी भर सकते हैं, पर उसके अलावा कोई भी रीजन हो, मेरे को लगता नहीं कोई रिजेक्शन आना चाहिए था। कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं दिया होगा या उसके लिए आप फिर से रीअप्लाई कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अब ऐसे में मान लीजिए कि लास्ट वर्किंग डे है और रिक्वेस्ट उस दौरान जो है वो रिजेक्ट कर दी जाती है पोर्ट की, तो क्या वो गैप आने का कोई चांसेस है, इसमें किसी तरीके का कोई इफेक्ट पड़ेगा? देखिए, गैप आएगा तो सिर्फ कैशलेस में आएगा। मैं उदाहरण लेता हूँ, आपने 1 महीने पहले, अपने छोड़ने के 1 महीने पहले आपने अप्लाई किया था, आपने सारा डॉक्यूमेंटेशन बनाया और डॉक्यूमेंटेशन कंपनी को भेजा, वो कंपनी अब प्रोसेस करेगी, उनके लोग चेक करेंगे, वो आपको एक नई पॉलिसी देंगे। आपके पास किसी रीजन से रिजेक्शन आ जाता है। अब वो रिजेक्शन मेरे हिसाब से क्यों आएगा? वो आएगा कि अगर आपके डॉक्यूमेंटेशन में कोई प्रॉब्लम है, तो वो आया होगा कि अच्छा आपकी केवाईसी क्लियर नहीं है, या किसी और की केवाईसी है, या ब्लैंक डॉक्यूमेंट है, ऐसे कुछ हंसते, या फिर आपको जो एचआर से मिला है वो नहीं है। अब अगर आपकी लास्ट वर्किंग डे है, उस टाइम पे आप नहीं दे पाए और 3 दिन बाद आपने वो डॉक्यूमेंटेशन दे दिया, तो वो आपका जो पॉलिसी है वो 3 दिन बाद इशू होगी, लेकिन उसका स्टार्ट डेट आपका छोड़ने के 1 दिन, बिल्कुल 1 दिन बाद होगा। तो कवरेज में कोई रुकावट नहीं होगा, लेकिन ये हो सकता है कि अगर उन 3 दिन में हॉस्पिटलाइज हो तो कैशलेस कवर शायद ना मिले, आपको रीइंबर्समेंट देना पड़ेगा। बिल्कुल। एक और सवाल है सर, लखनऊ से सुनीता राय हैं, वो ये पूछ रही हैं कि क्या मैं ग्रुप पॉलिसी को किसी सरकारी बीमा कंपनी में ट्रांसफर कर सकती हूँ? सर आपने बताया था कि सिर्फ ग्रुप पॉलिसी है और इसे किसी में ट्रांसफर करना है तो सिर्फ आप कंपनी A to A ही ट्रांसफर इसे कर सकते हैं, पोर्ट करा सकते हैं। अब सर सुनीता राय पूछ रही हैं कि सरकारी बीमा में अब अगर ट्रांसफर करवाना है तो फिर कैसे करेंगे? सुनीता जी, अगर आपकी कंपनी ने एक सरकारी कंपनी से पॉलिसी ले रखी है तो आप उसी सरकारी कंपनी में फिर से जा सकते हैं। अगर उसने किसी प्राइवेट कंपनी से ले रखी है तो आप उसको पोर्ट नहीं करा सकते सरकारी कंपनी से। आप अलग से एक एप्लीकेशन प्रपोजल फॉर्म भर के और सरकारी कंपनी में डाल सकते हैं ताकि वहां से कवरेज मिले। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि जिस कंपनी से, चाहे वो सरकारी हो चाहे वो प्राइवेट हो, आपकी कंपनी ने, जिसमें आपने काम किया था, जिस भी कंपनी से खरीदा होगा इंश्योरेंस कंपनी से, वही इंश्योरेंस कंपनी आपको प्लान दे सकती है एक रिटेल प्लेटफॉर्म पे। बिल्कुल। तो सुनीता जी, आप सरकारी बीमा कंपनी में अगर पोर्ट कराने का सोच रही हैं तो आप पोर्ट नहीं करा सकती हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको अपने सवालों का जो जवाब है वो मिल गया होगा। सर, क्या पोर्टिंग के समय बीमा कंपनी ग्राहक की मेडिकल हिस्ट्री के आधार पर कवर को घटा सकती है? नहीं, जो आपको कवरेज आज मिला हुआ है आपके प्लान से, उतना मिनिमम कवरेज आपको मिलेगा अगर वो प्लान में है। मैं इसका एक मिनट के लिए उदाहरण दूंगा। अगर आपकी जो कंपनी जिसमें आप आज काम कर रहे हैं, उसने जो प्लान खरीदा है वो 10 लाख रुपए का कवर है, जब आप उसको पोर्ट कराते हैं तो आपको एक रिटेल प्लान चूज करना है। अगर रिटेल प्लान में 10 लाख की कोई लिमिट है ही नहीं, 8 लाख की है या 7.5 लाख की है या 5 लाख की है, तो आपको सिर्फ उतना ही कवरेज मिल पाएगा, क्योंकि वो रिटेल प्लान में ही नहीं है कि 10 लाख का कवरेज हो। लेकिन अगर आपके पास 5 लाख रुपए कवर है और यहाँ पे 5 लाख रुपए अवेलेबल, तो आपको पूरे 5 लाख मिलेंगे। आपकी मेडिकल हिस्ट्री से उसका कोई लेना देना नहीं है। उसका प्रीमियम कितना होगा उसमें कुछ वेरिएशन आ सकता है, वो रिटेल प्लान की अंडरराइटिंग पे या उसके दाम पे डिपेंड करता है। बिल्कुल। और सर, ऐसे में अगर पोर्ट करने के बाद ग्राहक को नया पॉलिसी नंबर या कस्टमर आईडी मिलता है या फिर वही उनका जो पुराना वाला है, पहले कंपनी से जो चला आ रहा है, सिर्फ वही रहता है? नहीं, आपने जैसे घर बदल दिया है तो उसका एड्रेस भी बदलेगा। आपको नया पॉलिसी नंबर, नई कस्टमर आईडी और नया प्लान मिलेगा, जिसके फीचर्स आपके ग्रुप प्लान से काफी अलग भी हो सकते हैं। बिल्कुल। यानी कि आपका जो कस्टमर आईडी है या फिर पॉलिसी नंबर है वो आपको नया मिलेगा। सर, अगर कोई गलती कर दे पोर्टिंग के समय, तो ऐसे में क्या पॉलिसी कैंसिल हो सकती है और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं अक्सर लोग करते हैं, ग्राहक करते हैं? देखिए, पोर्टिंग में गलतियां बहुत कम होती हैं, क्योंकि आपकी ज्यादातर इंफॉर्मेशन टीपीए से और कंपनी से आ रही है। प्रपोजल फॉर्म में गलती पे डिपेंड करेगा कि कितना उसमें आज तक मैंने तो नहीं देखा है। मैं 17 साल से काम कर रहा हूँ, मेरे को आज तक नहीं देखा कि कोई पॉलिसी रिजेक्ट हुई पोस्ट इशुएंस। लेकिन अगर मैं अंदाजा लगाने की कोशिश करूँ कि किस बात पे होता है, कोई अगर मिस डिक्लेरेशन होती है तो आपकी पॉलिसी कैंसिल की जाती है। इसको प्रॉब्लम में इंटेंट देखते हैं, इसलिए हमेशा कहते हैं जब आप प्रपोजल फॉर्म भरें तो बहुत देखभाल करके भरें कि आपने जो भी डिटेल दी हो वो सही हो। अगर आपने सारी डिटेल सही दी है तो कुछ भी हो जाए आपको क्लेम भी मिलेगा और आपको पॉलिसी भी आपकी बरकरार रहेगी।
बिल्कुल, तो सारी डिटेल्स आपको देनी है और कोशिश आप ये करिए कि जब आप पोर्ट करा रहे हों तो उस दौरान आप सही तरीके से सारी चीज़ें चेक भी कर लें। सर, अगर मान लीजिए कि पुरानी कंपनी है, वहाँ से अगर पोर्ट कराने का जो ऑप्शन है वो चूज़ कर लिया है, पोर्ट करने की जो रिक्वेस्ट है वो डाल दी है, अब ऐसे में पोर्टिंग का जो टाइम होता है, जो पीरियड होता है, वो सर कितना होता है, कितने समय में ये हो जाता है? और इसी दौरान अगर वो टाइम पीरियड में अगर कुछ हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए या कुछ भी हो जाए, तो क्या तब भी इसे कवर किया जा सकता है? देखिए, किसी भी कंपनी को कोई भी डॉक्यूमेंट प्रोसेस करने में जितना टाइम लगता है वो अलग अलग कंपनी का अलग है, पर मेरे हिसाब से 3 से 5 दिन में आपकी पॉलिसी पोर्ट हो जाती है, आपके पास फ्रेश पॉलिसी आ जाती है। तो अगर आपने छोड़ने के 1 महीने पहले इन्फॉर्म कर दिया, बिल्कुल टाइम पे कर दिया, तो चांसेस है कि आपकी जो नई पॉलिसी है वो आपकी छोड़ने से पहले आपके पास आएंगे। इसमें कोई ब्रेकेज ऑफ कवर नहीं है, इसमें कोई गैप नहीं है, तो जैसे आपका क्लेम प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ चलता है। पर अगर उसमें टाइम लगता है, आपकी पॉलिसी इशू होने में अगर छोड़ने के बाद 5 दिन का गैप आ जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको सिर्फ कैशलेस नहीं मिलेगा, तो आपको अपनी जेब से पैसे भरने पड़ेंगे, लेकिन जैसे ही आपकी पॉलिसी आपके पास आ जाएगी, उसका जो कवरेज है वो पहले दिन से ही शुरू हो जाएगा। तो आप रीइंबर्समेंट में उसी क्लेम के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपको वो पैसे मिल जाएंगे। बिल्कुल, यानी कि अगर पोर्ट कराने का जो प्रोसेस है वो स्टार्ट हो गया है, इससे यानी कि पुरानी कंपनी से अब कोई मतलब नहीं है, अब आगे जो सारी चीज़ें होंगी, जो सारा प्रोसेस होगा वो नई कंपनी से होगा। कंपनी सेम रहेगी, इंश्योरेंस कंपनी, आपका अपना निजी प्लान बन जाएगा बस। बिल्कुल। सर, क्या ग्रुप इंश्योरेंस पॉलिसी को पोर्ट कराना सिर्फ हेल्थ बीमा पर लागू होता है या फिर अन्य कोई बीमा है उन पर भी लागू होता है? देखिए, आपके निजी प्लान्स होते ही बहुत कम है। अगर आप अपनी पर्सनल इंश्योरेंस देखें तो आप सिर्फ हेल्थ का लेते हैं, टर्म का लेते हैं, गाड़ी तो आपकी एक एसेट है। तो वैसे तो आज तक बहुत कम ऐसे प्लान्स हैं जिनके अंदर पोर्टेबिलिटी होती है। अभी कुछ नए आने शुरू हैं जहाँ पे टर्म लाइफ पे भी आपको पोर्टेबिलिटी के प्लान्स आने शुरू हुए हैं, लेकिन अभी इनका ज़्यादा प्रचार नहीं किया जा रहा है और बहुत कम जाने जा रहे हैं। सिर्फ हेल्थ इंश्योरेंस में ही पोर्टेबिलिटी ज़्यादा चलती है। बिल्कुल। सर, एक आखिरी सवाल, अगर कोई ग्राहक अपनी पॉलिसी पोर्ट नहीं करता है और बीमा कवर खत्म भी हो जाता है, तो क्या उसे फिर से बीमा लेने में मुश्किल होगी? क्या ये प्रक्रिया शुरू से उसे स्टार्ट करनी पड़ेगी, पूरा प्रोसेस? देखिए, ये सवाल थोड़ा सा मुश्किल है आंसर करना, क्योंकि आप जैसे भी देखते हैं आपको मिल जाएगा, कवर तो मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको उसके लिए एक स्पेशल एप्लीकेशन जरूर देनी पड़ेगी। बिल्कुल, तो इन बातों का ध्यान आपको रखना है। सर, बहुत शुक्रिया अपना कीमती समय देने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए, सारे सवालों का जवाब देने के लिए। तो कुछ बातों का ध्यान आपको रखना इसमें होगा, जैसे कि अगर आप पोर्ट कराने की सोच रहे हैं तो ये आपको देखना होगा कि ग्रुप पॉलिसी आपने किस कंपनी में ले रखी है और उसी दौरान इंडिविजुअली आप उसे पोर्ट कराना चाहते हैं तो वो सेम कंपनी में ही पोर्ट होगी। कोई आप दूसरी जो कंपनी है वो चूज़ नहीं कर सकते हैं। जैसा कि तरुण जी ने भी कहा कि अगर आप कंपनी ए में आपकी पहले से कोई पॉलिसी है वो चल रही है तो कंपनी ए में ही ये कंटिन्यू होगी। कंपनी बी में अगर आप इसे दोबारा से स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो आपकी इंडिविजुअली यानी कि अलग से बनेगी। बहुत शुक्रिया सर आपका। धन्यवाद। तो नौकरी बदलना जिंदगी का सामान्य हिस्सा है, लेकिन बीमा कवरेज का टूटना नहीं होना चाहिए। वहीं बीमा पोर्टेबिलिटी की सुविधा आपको इस चिंता से मुक्त भी करती है। बस समय पर जानकारी देना और सही प्रक्रिया अपनाना जरूरी है। ग्रुप पॉलिसी को पर्सनल पॉलिसी में बदलकर आप अपनी और अपने परिवार की सुरक्षा लगातार बनाए रख सकते हैं। अपने बीमा से जुड़ी हर जानकारी और सलाह के लिए जुड़े रहिए बीमा हो तो ऐसा के साथ, क्योंकि सही जानकारी ही सही सुरक्षा है। नमस्कार।